नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से यह विनंती है कि आप सभी अपने नोटबुक और पेन लेकर बैठे, सिलेबस को हमेशा साथ रखें और हम हो सके तो सिलेबस की 2-3 प्रिंट भी बनाकर रखें। आगे प्रत्येक विषय के लिए एक अलग अलग नोटबुक भी रखें। यह नोट्स आपके लिए बहुत मूल्यवान रहेंगे क्योंकि आगे चलकर अगर आपको रिसर्च पेपर या पीएचडी या किसी इंटरव्यू के लिए यदि तैयारी करनी हो तो इन्हीं नोट्स से आपको बहुत सहायता मिलेगी। जैसे जैसे हम सिलेबस को पढ़ना शुरू करेंगे तो आप ये नोट्स लिखते चले, यह मेरी आपसे विनंती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारी हिंदी विषय की इकाई नंबर 1। इकाई नंबर 1 में दोस्तों फिर से याद रखेंगे कि मैं यहाँ पर जो भी सिलेबस में महत्वपूर्ण पोर्शन पढ़ने योग्य है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं केवल उसी पर नोट्स आपको बताते जा रही हूँ ताकि आप उसी से पढ़ें, क्योंकि हमारे पास समय बहुत मर्यादित रहता है। उसी समय में और जो भी PYQ आते हैं बस उसी के संदर्भ में ये नोट्स मैं आपको बताते चलूँगी, तो आप वैसे ही उन्हें नोट करते चलिए। सारा पढ़ना ज़रूरी नहीं है या फिर हमसे शक्य भी नहीं है, पर जो जो मैं यहाँ पर पॉइंट्स बता रही हूँ बस उन्हीं पे अब तक प्रश्न पूछे गए हैं, PYQ में पूछे गए हैं, तो बस आप उन्हीं की पढ़ाई करेंगे और प्रत्याशित समय में अपनी स्टडी पूरी कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इकाई 1 से, जिसमें हिंदी भाषा और उसका विकास। इसमें हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसमें हिंदी भाषा की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है, बस इसी पर हमें ध्यान देना है कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति ईरान देश की फारसी भाषा से हुई है। देन ऋग्वेद में सिंधु शब्द सप्त सिंधत्व 7 नदियों के अर्थ से मिलता है। ईरानी स का ह तथा ध का द हो गया और सिंधु का हिंदू बन गया और बाद में उसमें ई प्रत्यय जोड़कर कालांतर में हिंदी शब्द बन गया। उसके बाद है आर्य भाषाओं का क्रम। दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे पहले आता है कि सबसे पहले हमारी संस्कृत भाषा आई है, फिर पाली आई है, प्राकृत, और उसके बाद अपभ्रंश, देन अवहट और हिंदी। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले संस्कृत आई है। ये सीक्वेंस में पूछे ही जाते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है संस्कृत, पाली, देन अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। देन हिंदी भाषाओं की इस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, उसके प्रकार बताए गए हैं, जिसमें पहला प्रकार है भाषाओं की पश्चिमी हिंदी। जैसे कि ये पश्चिमी हिंदी है माध्यमिक शौर श्रेणी पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी वर्ग शौर श्रेणी है राजस्थानी, अर्धमागधी वर्ग है पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी वर्ग है बिहारी, उत्तरी शौर श्रेणी वर्ग पहाड़ी। इस तरह से बाद में उपबोलियाँ भी बताई गई है, तो इसकी उपबोलियाँ भी बताई गई है। जैसे कि पश्चिमी हिंदी जहाँ पर खड़ी बोली या कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणी, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, दक्षिणी बोली जाती है। दूसरा है पूर्वी हिंदी वर्ग, जिसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी यह भाषा बोली जाती है। तीसरा वर्ग है राजस्थानी, जो कि मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी इन भाषाओं से बिलोंग करता है। तीसरा वर्ग है बिहारी, जिसमें भोजपुरी, मागही, मैथिली इन भाषाओं का समावेश है। और पांचवा हमारा वर्ग है पहाड़ी वर्ग, जिसमें कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली, पश्चिमी, हिमाचली यह भाषाएं बोली जाती है। उसके बाद है हमारे स्वनिम व्यवस्था। स्वनिम व्यवस्था पर भी भरपूर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें स्वनिम की व्याख्या और उदाहरण पढ़ लेंगे आप। फिर है वर्ण पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि हमारा कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, कंठोष्ठ है, दंतोष्ठ है। उसके बाद में अघोष अल्पप्राण, घोष अल्पप्राण, महाप्राण इन सभी के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद हिंदी शब्द रचना आती है। हिंदी शब्द रचना में यह है यहाँ पर हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण। इसमें
यह पूछा जाता है कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत्य, ओष्ठ, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, देन अघोष, घोष और महाप्राण। इसके बाद आता है हिंदी शब्द रचना। हिंदी शब्द रचना में उपसर्ग, प्रत्यय, समास। ये तो आपको पता ही होगा कि उपसर्ग में मूल शब्द से पहले जो शब्द लगता है और उससे हमें नया शब्द मिलता है तब उसे उपसर्ग कहते हैं। देन प्रत्यय, जो मूल शब्द के बाद में शब्द मिलता है और वो नया शब्द बनता है। देन समास। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि इत्यादि समास। पर दोस्तों इस साल की 2025 की जून की परीक्षा में समास का जो आखिरी भेद है बहुव्रीहि, उसके भी उपभाग पूछे गए थे और उनका उदाहरणों के साथ मिलान भी पूछा गया था। इसीलिए मेरी आपसे विनंती है कि आप जब भी व्याकरण का पोर्शन पढ़ते हैं तो थोड़ा अधिक डीप में उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। हिंदी रूप की रचना में लिंग, वचन, कारक, कारक के 6 भेद हैं, वो यहाँ पर पूछे जाते हैं। और फिर है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। यह तो नहीं है, इसे नहीं पूछा गया है। देन है हिंदी भाषा, जिसमें कि बोली, मानक भाषा, राजभाषा देन यह पूछे जाते हैं। संचार माध्यम और हिंदी कंप्यूटर और हिंदी, इसमें हिंदी के विभिन्न सॉफ्टवेयर के नाम भी पूछे जा सकते हैं। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। संवैधानिक स्थिति, हिंदी की संवैधानिक स्थिति। और हिंदी की संवैधानिक स्थिति में जैसे कि पूछा जाएगा राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण आदेश और उनकी स्थापना। जैसे कि राष्ट्रपति आदेश का प्रथम वर्ष है, जो प्रथम राष्ट्र भाषा आयोग है उसकी स्थापना की गई है 7 जून 1955। देन संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति है 1957 और उसके अध्यक्ष रहे हैं गोविंद वल्लभ पंत। तीसरा है संसद की राजभाषा समिति के सुझाव 1959। पांचवा है राष्ट्रपति का आदेश, यह दूसरा आदेश है जो कि 1960 में बना था। देन छठवा है राजभाषा अधिनियम जो कि 1963 में बना था। राजभाषा संसदीय समिति का गठन 1976। और संविधान के जो महत्वपूर्ण कलम है हमें पढ़ने हैं आर्टिकल्स, वो है 343 से लेकर 351 तक। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। आखिरी है इस इकाई में देवनागरी लिपि। यह भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देवनागरी लिपि से हर साल महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इसकी विशेषताएं और मानकीकरण, जैसे दिए गए विकल्पों से देवनागरी लिपि के बारे में कौन सा कथन सत्य है, या फिर देवनागरी लिपि सुधार के संबंध में घटित घटनाक्रम के बारे में पहले से बाद में क्रम लगाइए। इस तरह के प्रश्न दोस्तों ज़रूर पूछे जाते हैं। तो मैंने जो महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताया है, कृपया आप उसी पर फोकस करके आगे बढ़े, यह मेरी आपसे विनंती है। आइए चलते हैं आगे इकाई नंबर 2 पर, जो कि इस सिलेबस का हार्ट है। जैसे कि हमारे शरीर का हृदय, हमारा हार्ट सबसे महत्वपूर्ण घटक है, जिसके बंद होते ही हमारा शरीर बंद हो जाएगा, हमारा काम करना बंद हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आपने इस सिलेबस की पढ़ाई नहीं की तो ये बहुत ही आपको परीक्षा में पास होना मुश्किल भी हो जाएगा। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें पहले बताया है कि हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, जिसमें कि आपको पढ़ना है कि इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो ये आपने नहीं पढ़ा तो चलता है। पर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, यह भी साधारणतः पूछा नहीं जाता है, पर आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इसकी 4 पद्धतियाँ होती है, जिसमें वर्णक्रमानुसार, पहला है वर्णक्रमानुसार, दूसरा है कालक्रमानुसार, तीसरा है वैज्ञानिक पद्धति और चौथा है विधेयवादी पद्धति। और जिसका हिंदी साहित्य की लेखनी की पद्धति में अगर बोला जाए तो गार्सा द तारसी जो है, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में अपना इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा था, और इस ग्रंथ में
उन्होंने परिचय दिया था कवियों का, जो कि कालक्रमानुसार था, पर इन्हें इन कविताओं की क्रमानुसार रचना करते हुए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इसी में है दूसरे शिव सिंह सेंगर जी ने सभी कवियों का जन्मकाल तथा रचनाकाल का उल्लेख किया है। उसमें वर्गीकरण तथा पर्यवेक्षण की क्षमता भी होनी चाहिए थी, जिसका इसमें अभाव दिखाई पड़ता है। तीसरे है सर जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने हिंदी की सामग्री जो इधर उधर पड़ी हुई थी उसे बड़े ही परिश्रम से इकट्ठा किया है। ये सब पाश्चिमात्य थे। इसके बाद हमारे भारतीय व्यक्तियों के नाम हैं, जिनमें सर्वप्रथम है मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनके काल विभाजन को ही हम हिंदी साहित्य में योग्य मानकर हमने उसे स्वीकारा है और उसी का अनुकरण अब तक किया जा रहा है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, जैसे कि इसमें है आरंभिक काल, हिंदी साहित्य का आरंभिक काल कहा है मिश्र बंधु ने, वीरगाथा काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, और चारण काल कहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। फिर इसके काल विभाजन की ओर आए तो देखेंगे कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इस तरह की नामकरण आपको दिखाई देंगे। फिर बाद में है आधुनिक आदिकाल को की विशेषताएं एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। उसके बाद में है रासो साहित्य, जैनों के रास काव्य, वीर गाथात्मक रासों जैसे कि पृथ्वीराज रासो, खुमार रासो, बिसलदेव रासो आदि। देन है आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य। इसमें आपको स्वयंभू, पुष्यदंत, धनपाल, हेमचंद्र आदि के बारे में जानकारी मिलेगी। फिर है सिद्ध साहित्य जिसको बौद्ध धर्म के वज्रयान सिद्धांतों पर आधारित इसकी रचना हुई है। इसमें सरहपा, शबरपा, लुईपा आदि पूछे जा सकते हैं। यह वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इस पे प्रश्न हमेशा हर साल आते ही है दोस्तों। ये पूरा ही हिंदी साहित्य का काल विभाजन का ये जो पोर्शन है यहाँ से लेकर लौकिक साहित्य तक, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इसे आप ज़रूर अच्छे से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि इस पूरी इकाई पर 7 से 8 से 10 तक प्रश्न पूछे ही जाते हैं। फिर है हमारा नाथ साहित्य में है गोरखनाथ जी, इनकी रचना है गोरखबानी। देन अमीर खुसरो की पहेलियाँ है। फिर हिंदी कविता है, विद्यापति की पदावली और लौकिक साहित्य। यहाँ तक का पोर्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं हम भक्ति काल की ओर। इसमें भक्ति आंदोलन में केवल भक्ति कहाँ से उपजी है यही ध्यान में रखना है। और फिर भक्ति आंदोलन के अखिल भारतीय स्वरूप और उनकी यह इतना कुछ नहीं पूछा जाता है। पूछने वाले जैसे प्रश्न हैं जो हमेशा रिपीटेडली होते हैं, जैसे कि आलवारों के नाम हैं। देन उसके बाद हैं भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनकी वैचारिक आधार। इसमें प्रायः महत्वपूर्ण है निर्गुण और सगुण भक्ति, उनके कवि और उनके काव्य। जैसे कि आगे है रीतिकाल में सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, यह वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसमें आपको रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ जो कि रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त है, इनके बारे में पूछा जाएगा। और महत्वपूर्ण सबसे रीति कवियों का आचार्य, क्योंकि यह जो प्रश्न है यह महाराष्ट्र सेट की जून में 15 जून को जो परीक्षा हुई थी उसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि कौन से राजा के दरबार में कौन से कवि उनके सानिध्य में राजाश्रय में रहते थे। फिर है रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों में रीतिबद्ध, रीति मुक्त, ये सब हो गया है हमारा। इसके बाद है आधुनिक काल गद्य का उद्भव और विकास। इसमें भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य
और 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ और 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा, यह सभी महत्वपूर्ण बिंदु है। इसे केवल एक बार भी आपने पढ़ लिया तो भी ये सफिशिएंट है। फिर उसके बाद आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में प्रामुख्य आपको प्रायः पढ़ने मिलेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त जी आदि। फिर है हिंदी नवजागरण और सरस्वती, राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि, स्वच्छंदतावाद और उनके प्रमुख कवि। देन है छायावाद। छायावाद की प्रमुख विशेषताएं, छायावाद के 4 स्तंभ है जिनमें निराला पंत, महादेवी वर्मा जी और जयशंकर प्रसाद जी मुख्य है। फिर बाद में है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद में हम प्रगतिवाद में निराला एवं पंत, केदारनाथ, अग्रवाल, नागार्जुन और मुक्तिबोध आदि को हम पढ़ेंगे। प्रयोगवाद और नई कविताओं में तार सप्तक के कवियों के बारे में हमें पढ़ना है। दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए। हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अतः आपसे यह विनंती है कि जब भी आप आधुनिक काल को पढ़ेंगे और हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं पढ़ेंगे तो इनको आप इकाई 6, इकाई 7, इकाई 8, 9 और 10 के साथ पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि ये सारा सिलेबस एक दूसरे से जुड़ता हुआ ही है। हिंदी उपन्यास में भारतीय उपन्यास की अवधारणा, इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर जब आप देखेंगे कि प्रेमचंद्र पूर्व उपन्यास है तो प्रेमचंद्र पूर्व उपन्यासकार है श्रीनिवास दास जी, देवकीनंदन खत्री जी आदि है। देन प्रेमचंद्र के परिवर्ती यानी उनके बाद में जैसे कि मनोविश्लेषणवाद, ऐतिहासिकवाद आदि की रचनाएं हुई है। हिंदी कहानी का उद्भव, इसमें कहानी का उद्भव, विकास, यह सब पोर्शन इतना पढ़ना ज़रूरी नहीं है, पर इसमें जो विशेष कवि है जैसे कि ये जो है, जो इनका संबंध प्रेमचंद के बाद आया है, वे प्रमुख कहानीकार है जैसे कि जैनेन्द्र है, अज्ञेय है आदि। फिर उसके बाद हिंदी नाटक। हिंदी नाटक और रंगमंच, विकास के चरण, भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग और स्वातंत्र्योत्तर युग, साठोत्तर युग और नया नाटक। इन सभी को केवल एक बार ही पढ़ने से स्पष्टीकरण हो जाएगा। हिंदी निबंध, इसमें भी हिंदी निबंध, उसका विकास, हिंदी के निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार, हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, समकालीन हिंदी आलोचना एवं उसके विविध प्रकार, प्रमुख आलोचक, इनके बारे में आपको इस सिलेबस में पढ़ना है। आगे इस सिलेबस में बताया है कि हिंदी की अन्य गद्य विधाएं जैसे कि रेखाचित्र है, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज, डायरी। आगे है हिंदी का प्रवासी साहित्य, अवधारणा एवं प्रमुख साहित्यकार। इकाई 3 आगे बढ़ते हैं, यह भी सबसे महत्वपूर्ण है। इस इकाई में से हमेशा 8 से 9 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो ये एकदम वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, इसको आगे नोट करते चलिएगा। इसमें है काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन। उसके बाद का बिंदु है प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत। इसमें काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और प्रयोजन, और इसमें हम पढ़ेंगे कि भामह, दंडी, वामन, रुद्रट, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त आदि। दूसरा बिंदु है प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत। इसमें रसों की संख्या, नाम, अलंकार है, अलंकार के भेद, दिन रीति संप्रदाय, दिन ध्वनि का सिद्धांत किसने माना है, वक्रोक्ति का सिद्धांत कुंतक ने बनाया है और औचित्य क्षेमेंद्र का है। उसके बाद रस की उत्पत्ति, साधारणीकरण, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष। उसके बाद आता है जैसे कि आपको बता दें कि हमारे
इस साहित्य शास्त्र का विभाजन दो तरह से हुआ है, एक भारतीय साहित्य शास्त्र और एक पाश्चात्य साहित्य शास्त्र। तो यहाँ तक का जो पोर्शन है ये हमारा भारतीय साहित्य शास्त्र है और अभी ये पाश्चात्य साहित्य शास्त्र की शुरुआत है, जिसमें सर्वप्रथम है प्लेटो जो कि सुकरात इनके गुरु थे और इन्होंने रिपब्लिक नाम का ग्रंथ लिखा था। और दूसरे है अरस्तु जो कि प्लेटो के शिष्य थे। इनका अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी का सिद्धांत, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, और विरेचन सिद्धांत। और इन्होंने अरस्तु ने पेरीपोएटिक्स नाम का ग्रंथ लिखा है। वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, इन्होंने लिरिकल बैलेट्स यह ग्रंथ लिखा है। कॉलरीज है उनकी कल्पना और फैंटेसी। टी.एस. एलियट जिनका द सीक्रेट वुड यह रचना है। उनके बाद उनका निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा। I.S. रिचर्ड इनके मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत, रूसी रूपवाद, नई समीक्षा में मिथक, फंतासी, कल्पना, प्रतीक, बिंब आदि पूछे जाते हैं। उसके बाद है लोंजाइस का उदात्त तत्व, फ्रायड एडलर यूंग का मनोविश्लेषणवाद और सॉस्यूर इनका संरचनावाद। भले ही इसको यहाँ पर दिया नहीं गया है, पर दोस्तों ये याद रखने जैसी बात है कि ये जो इतना पोर्शन है यह आपकी आने वाली नेक्स्ट जो इकाई है वैचारिक पृष्ठभूमि, इसमें यहाँ पर मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद और उत्तराधुनिकतावाद, अस्मितापूर्वक विमर्श इसमें पूछा गया है। आइए आगे की इकाई पर बढ़ते हैं, चौथी। इसका नाम है वैचारिक पृष्ठभूमि, जिसमें भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, यह वेरी इंपॉर्टेंट है, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन तथा फोर्ट विलियम कॉलेज। इस पर हर साल प्रश्न आते ही आते हैं, इसको अच्छे से तैयार करना है। भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, यह सब पूछे जाते हैं। और यहाँ पर मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद जो कि इकाई 3 का भाग है, अस्तित्वतावाद, उत्तराधुनिकतावाद और अस्मितापूर्वक विमर्श, दलित, स्त्री, आदिवासी एवं अल्पसंख्याक, इनके बारे में भी इस इकाई में अभ्यास करना है। आगे की इकाई है हमारी हिंदी कविता के संदर्भ में। यहाँ पर 51 कविताएं हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। पृथ्वीराज रासो की रचना है रेवा तट, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ, विद्यापति की पदावली, कबीर है, जायसी ग्रंथावली, सूरदास के भ्रमर गीत है, तुलसीदास जिनकी रामचरितमानस और उत्तरकांड है, इस पर प्रश्न आते ही आते हैं हर साल, इस पर भी आते ही आते हैं, ये बहुत अच्छे से करना है। बिहारी सतसई, दिन घनानंद की कविता, मीरा है, फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओम का प्रिय प्रवास, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पे भी प्रश्न आते ही आते हैं। मैथिली शरण गुप्त का साकेत और भारत भारती, इस पर भी इस साल की जून परीक्षा में प्रश्न पूछे ही गए हैं। जयशंकर प्रसाद की आंसू कामायनी, इस पर भी PYQs में हर साल आते ही हैं। निराला की जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। कुकुरमुत्ता, देन बांधो न नाव इस ठाव बंधु, यह सारी कविताएं आपको पढ़नी है। सुमित्रानंद पंथ, इनकी परिवर्तन कविता और प्रथम रश्मि। महादेवी वर्मा, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी, रागिनी भी हूँ मैं, नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, यह तो नहीं है, पर मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, यह ज़्यादातर तो इन पर प्रश्न पूछे ही गए हैं।
आगे है रामधारी सिंह दिनकर जी, जिनकी महत्वपूर्ण कविता है उर्वशी और रश्मिरती। इन पर भी इस साल की 2025 की नीट परीक्षा में सीक्वेंस वाले यानी क्रम वाले जो प्रश्न होते हैं उस पर प्रश्न पूछा गया था। नागार्जुन की कविता में कालिदास बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद, खुरदरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की अज्ञेय जी की कविता कलगी बाजरे की, यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, असाध्य वीणा, कितनी नावों में कितनी बार। भवानी प्रसाद मिश्र जी की गीत फरोश, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी हर साल आते ही आते हैं, तो इसे भी बहुत अच्छे से करिएगा। मुक्तिबोध की भूल गलती, ब्रह्म राक्षस अंधेरे में, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। देन धूमिल की नक्सलबाड़ी, मोची राम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और महादेवी वर्मा जी की भी जो कविताएं है उसमें भी सीक्वेंस, उनका प्रकाशन वर्ष यानी कि हर साल पूछा ही जाता है, तो कविताओं को भी आप ठीक से पढ़ लें। खास करके उनके प्रकाशन वर्ष और उनके जो क्रम हैं कि कौन से वर्ष में कौन सी और कौन से संचय में यह समावित की गई है, उसे भी आपको ठीक से पढ़ना है। आगे की हमारी इकाई है इकाई नंबर 6, जो कि हिंदी उपन्यास के संदर्भ में है। इसमें है पंडित गौरीशंकर दत्त, जिनका उपन्यास है देवरानी जेठानी। और दोस्तों यहाँ बता दूं कि हिंदी उपन्यास हमें टोटल 11 है और इन सभी में से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इन सभी को ध्यान से पढ़ना है। दूसरा है लाला श्रीनिवास दास, जिनकी रचना है परीक्षा गुरु। प्रेमचंद का गोदान, गोदान से हर साल प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इसमें पूछा जाता है पात्रों के नाम, इसमें कुछ गीत भी है, गीतों के भी किसके द्वारा गाए गए हैं और किस पात्र ने किस से कितने पैसे लिए हैं, इन सब के प्रश्न रिपीटेडली पूछे ही जाते हैं। तो गोदान जब आप पढ़ेंगे तो इस तरह के स्वरूप के प्रश्नों पर ध्यान देंगे और उसे अच्छे से पढ़ेंगे। अज्ञेय जी का शेखर एक जीवनी भाग है, इस पर भी इस साल की 2025 की दिसंबर की हुई परीक्षा में प्रश्न पूछे ही गए थे और जून की भी परीक्षा में पूछे गए ही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाणभट्ट की आत्मकथा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें इस इकाई में ध्यान रखने जैसी बातें हैं कि इनकी भूमिका से प्रश्न आ सकते हैं, प्रकाशन वर्षानुसार इनके क्रम लगाने हैं, पात्रों के नाम और स्थानों के नाम भी कई बार पूछे जाते हैं। और कई बार तो जब उपन्यास की शुरुआत होती है तो उसकी प्रथम जो लाइन होती है वह पूछी जाती है। तो जब आप उपन्यास को यदि पढ़ रहे हो तो उसे भी आप ध्यान से पढ़ेंगे, उसका सीक्वेंस याद रखेंगे। आगे का हमारा है उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु जी का मैला आंचल, इससे भी प्रश्न आते ही आते हैं। यशपाल का झूठा सच, अमृतलाल नागर का मानस का हंस, भीष्म साहनी का तमस, श्रीलाल शुक्ल जी का राग दरबारी, कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा, यह भी हर साल आता ही आता है। मन्नू भंडारी का आपका बंटी, यह भी आता ही है, जो कि माता और पिता का डिवोर्स हो जाने के बाद जो बच्चे की मानसिकता पर उसका प्रभाव पड़ता है, तो उसके बारे में यह उपन्यास है और यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। जगदीश चंद्र माथुर जी का धरती धन्ना अपना। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। इकाई नंबर 8, जो कि हिंदी कहानी के संदर्भ में है। इसमें राजेंद्र बाला घोष द्वारा लिखी गई 2 रचनाएं हैं, चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली। माधवराव सप्रे जी के द्वारा लिखी गई कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, जिसमें कि एक विधवा औरत रहती है और जिसकी एक पोती भी रहती है। उसके माता पिता का देहांत हो चुका है और इस विधवा बुढ़िया के भी पति जी का देहांत हो चुका है और उसका इस जीवन में अपनी नाती के सिवा कोई नहीं होता है। तो जहाँ पर उसकी झोपड़ी रहती है एक मालिक के यहाँ, वो बहुत घमंडी रहता है और किस तरह से वह उसकी आंखें खोलती है, यहाँ पर एक टोकरी भर मिट्टी में इस कहानी में बताया गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का राही है। प्रेमचंद का ईदगाह, दुनिया का अनमोल रतन, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह कानों में कंगना,
चंद्रधर गुलेरी शर्मा का उसने कहा था, यह भी सबसे इम्पोर्टेंट है, इस पे भी प्रश्न हमेशा आते ही है। यह 1915 की रचना है। जयशंकर प्रसाद जी की आकाशदीप, जैनेन्द्र जी का अपना अपना भाग्य, जिसमें एक अनाथ बच्चा होता है जो काम के प्रयास में रहता है, और ये पहाड़ी क्षेत्र की कहानी है जहाँ पर दोस्त अपने मित्रों लेखक अपने मित्रों के साथ घूमने गए हैं और अपना अपना भाग्य, यह टाइटल देने के लिए वह कैसे विवश हो गए हैं, इस कहानी के माध्यम से हमें पता चलता है। आगे है फणीश्वर नाथ रेणु जी, जिनकी तीसरी कसम है और लाल पान की बेगम है। इस पर भी प्रश्न आते ही आते हैं, हमें अच्छे से करना है। ये थोड़े बड़े हैं पर इनको एक बार पढ़ना ही है। देन गैंगरिंग है अज्ञे जी की, जिसमें कि अज्ञे जी जो है लेखक जो है अपनी बाल मैत्रीन से जब मिलने जाते हैं तो देखते हैं कि शादी के बाद, विवाह के बाद उसकी अवस्था कैसे हो गई है और वो बचपन में कितनी चुलबुली थी और अभी वो कैसे एक मशीन के जैसे हो गई है। जैसे कि कोई हमारे शरीर में ज़ख्म हो जाए और उसमें गैंग्रीन हो जाता है, तो उसी प्रकार से उसकी जो गतिविधियाँ होती है वो किसी गैंग्रीन से कम नहीं होती हैं। इसीलिए इस कहानी का नाम उन्होंने गैंग्रीन रखा है। सर्वप्रथम उन्होंने इस कहानी का नाम रोज रखा था, फिर उसे बदलकर, क्योंकि वह रोज 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 घड़ी की और कांटे की ओर देखकर एक ही गतिविधि करती हैं, पर बाद में अज्ञे जी को वो महसूस होता है कि वह एक गैंग्रीन बीमारी की समान वृत्ति है। शेखर जोशी जी की कोशिका घटवार, भीष्म साहनी का अमृतसर आ गया और चीफ की दावत सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इस पर भी आते ही आते हैं। कोशिका घटवार पे भी कृष्णा सोप्ती का सिक्का बदल गया। हरिशंकर परसाई जी का इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, ज्ञानरंजन जी का पिता, कमलेश्वर जी का राजा नीरबंसिया और निर्मल वर्मा इनकी परिंदे कहानी है। दोस्तों, कहानी पढ़ने से आपको एक फ़ायदा इतना है कि कहानियाँ बड़ी रोचक होती है और पढ़कर भी जल्दी होती है और इसे याद रखना भी बहुत आसान होता है। तो जब भी आप पढ़ाई करेंगे तो हो सके तो आप कहानियों से भी अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर सकते हैं, जिससे कि जब आप ये सिलेबस देखोगे और थोड़ा सा डर सा महसूस होगा कि अरे बाप रे इतना सारा सिलेबस, तो जब आप कहानियों से शुरू करोगे तो थोड़ा जो ये पढ़ाई है, ये सिलेबस है, आपको रोचक लगने लगेगा। इसके बाद है हमारी इकाई 8, जो कि हिंदी नाटक के संदर्भ में है और इसमें नाटक दिए है भारतेंदु की अंधेरी नगरी और भारत दुर्दशा, जयशंकर प्रसाद जी का चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, धर्मवीर भारती जी का अंधायुग, लक्ष्मी नारायण लाल का सिंदूर की होली, मोहन राकेश जी के आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन, ये 2 नाटक, हबीब तनवीर की रचना आगरा बाजार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी नाटक, शंकर शेष एक और द्रोणाचार्य, उपेंद्रनाथ अश्क जी का अंजो दीदी और मन्नू भंडारी का महावत, जो कि राजकारण पर आधारित है। आगे की इकाई है इकाई नंबर 9, जो कि हिंदी निबंध से संबंधित है। इसमें हिंदी के निबंध सर्वप्रथम भारतेंदु द्वारा रचित दिल्ली दरबार दर्पण और भारतवर्ष नृत्य कैसे हो सकती है, प्रताप नारायण मिश्र की शिव मूर्ति, बालकृष्ण भट्ट की शिव शंभू के चिट्ठे, रामचंद्र शुक्ल कविता क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं, विद्यानिवास मिश्र मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अध्यापक पूर्ण सिंह जी का मजदूरी और प्रेम, कुबेरनाथ राय जी का उत्तर फाल्गुनी के आसपास, विवेकी राय का उठ जाग मुसाफिर, नामवर सिंह का संस्कृति और सौंदर्य, यह सभी महत्वपूर्ण हैं। और आगे अंतिम इकाई है इकाई नंबर 10, जिसमें कि आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं पर रचना हुई है, जिसमें कि सर्वप्रथम है राम वृक्ष बेनीपुरी जी, जिनकी रचना है माटी की मूर्ति, महादेवी वर्मा ठकुरी बाबा, तुलसीदास मुर्दैया, देवरानी शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में, मन्नू भंडारी जी की एक कहानी, यह भी, विष्णु प्रभावकर का आवारा मसीहा, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें हर साल प्रश्न आते ही आते हैं। आगे है हमारा हरिवंश राय बच्चन जी का क्या भूलूं क्या याद करूं, यह भी आपको हर साल के प्रश्न पत्र में देखने ही मिलेंगे।
देन रमणिका गुप्ता जी की आपहुदरी। आपहुदरी का मतलब है जिद्दी लड़की, और इस पर रचना हुई है। और इसमें खास बताने जैसी बात यह है कि इस साल 15 जून को जो महाराष्ट्र सेट की परीक्षा हुई थी उसमें रमणिका गुप्ता जी की बेटी का नाम भी पूछा गया था, और उसमें ऑप्शन दिए थे और उसमें से नाम हमें सिलेक्ट करना था। तो दोस्तों ये भी याद रखिए कि जब हम किसी भी विधाओं को पढ़ रहे हैं तो उनका जो पाठ परिचय है, भूमिकाएं हैं, वो हमें बहुत गहराई से पढ़नी है। उनके नोट्स अच्छे से बनाने हैं। कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं भूमिकाओं से, खासकर कि किसने किसके बारे में क्या सोचा है, किसने किसके बारे में क्या बोला है, उनकी रचनाएं करते समय किसने किसकी किस प्रकार से मदद की है आदि के बारे में भी जानकारी दी है। और इस तरह के भी प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इसमें भी जब रचना हमारा पाठ शुरू होता है उसमें भी प्रथम पंक्ति की शुरुआत देकर पूछा जा सकता है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से या किस निबंध से, किस उपन्यास से ली गई है। तो दोस्तों जब आप ये सभी जो पढ़ाई कर रहे हो तो आप ध्यान रखेंगे कि शुरुआत की ये पंक्तियाँ भी हैं तो पूछी जा सकती है, तो किस प्रकार की शुरुआत हुई है और किस प्रकार का अंत हुआ है ये हमें ठीक से ध्यान में रखना है, याद रखना है। हरिशंकर परसाई जी की भोला राम का जीव, कृष्णचंद्र जी का जामुन का पेड़, दिनकर की रचना संस्कृति के 4 अध्याय, यह भी इम्पोर्टेंट है, इसमें इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। मुक्तिबोध का एक लेखक की डायरी, राहुल सांकृतायन मेरी तिब्बत यात्रा, और अज्ञे का अरे यायावर याद रहेगा याद, माफ़ कीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको सिलेबस पढ़ना है। इन सभी रचनाओं को ठीक से मन लगाकर पढ़ना है और इसके आपके हिसाब से अच्छे से नोट्स बनाने हैं। याद रखिएगा कि मैंने आपको बताया है हर विषय के लिए आप अलग अलग नोटबुक रखेंगे, जिससे कि आपको पढ़ाई करने में आसान हो और विषय को ढूंढने में भी आसान हो। और जितनी भी आप पढ़ाई करेंगे बहुत मन लगाकर करेंगे, और आशा है कि आप इसके बाद अपनी पढ़ाई बहुत ज़ोरों शोरों से शुरू करेंगे मन लगाकर। इस सिलेबस को जितना भी आपने अच्छे से समझ लिया है अकॉर्डिंगली आप उसकी पढ़ाई करेंगे। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए और समझने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद वाले वीडियो में हम कैसे कैसे प्रश्नों का स्वरूप प्रश्न पत्रिकाओं में पूछा जाता है इसके बारे में जानकारी देंगे। तो आने वाले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए, संयम रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।